सो फाइनली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। इस भारी भरकम जो डेफिनेशन है उसको दिमाग में डाल दीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक पानी की पाइप है, उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो जितने ज्यादा वाटर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा उसकी रेट होगी। तो पानी की पाइप को रिप्लेस कर देते हैं एक कॉपर की वायर से, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो आप इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू आपका क्या है? क्यू आपका चार्ज है। चार्ज किस में मेजर करते हैं? कूलाम में मेजर करते हैं। टी क्या है? टी है टाइम। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर होती है। और एक एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे ये देखते हैं। 1 एम्पियर इज ए करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ठीक है। कोशिश कीजिएगा ऐसे ही कुछ डिफिनीशन एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि जो टीचर होते हैं उनको खुद नहीं पता होता है डिफिनीशन, वो किताबी डिफिनीशन के लिए बैठे होते हैं। ठीक है। नंबर कटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के कोई भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना नहीं हो सकता। ठीक है। और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्या मतलब है? ये कि हर एक मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो आप बोलेंगे कि आपके पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। हाँ, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। बिना चार्ज के हम कोई जीवित नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये क्या है? ये यही तो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। बस अंतर ये है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो हम लोग ये पूरा सिस्टम मिला के बैलेंस कर देता है और न्यूट्रल हो जाता है। नहीं तो हम लोग अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में। तो क्या करना है? घर का वो इन्वर्टर हटा दीजिए, आपने जाके बैठ जाइए वहां पे और फैन चालू कीजिए अपने आप से, देखिए कर रहा है। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? फ्लो ऑफ चार्जेस इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके अंदर जितने भी चार्ज है वो फ्लो करने चाहिए, वो स्टैटिक वे में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जब तक चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। Q इज इक्वल टू आई टी। ये कैसे हुआ? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था ना, तो उसी को Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। ये तो आपको भी पता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम्ब होती है। एक कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्जेस टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बहुत भारी डिफिनेशन हो गया यार। देखिए क्या होता है। लेट्स से कोई एक इलेक्ट्रॉन है इन्फिनिटी पे, इसको यहाँ तक लेके आना है आपको, धीरे 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 यहाँ पे लाना है। तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाने के लिए जितनी एनर्जी खर्च करेंगे वो उसकी उतनी पोटेंशियल होगी। ठीक है। वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में जितनी भी एनर्जी खर्च होगी वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा ये डिफिनेशन एक बार पढ़ लें। V इज इक्वल टू क्यू, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है? यहाँ पे वर्क डन है। क्यू क्या है? चार्ज है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है। तो आप बेसिकली कोई भी घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये नहीं कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आप पूछते हैं कि कितने वोल्ट का है, कितने वोल्टेज का है। तो जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे 220 से 240 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है। एग्जाम लाइन आप ध्यान रखिएगा। हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स मोर एनर्जी पर चार्ज। जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उतनी ज्यादा करंट होगी। अगर हम रजिस्टेंस को सेम रखेंगे तो। ठीक है। रेजिस्टेंस तो पता ही होगा आपको। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैंने अभी बताया इस चार्ज को यहाँ पे लाने में जितनी भी एनर्जी खर्च होगी वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ऊपर देखा W आपका वर्क डन है और Q तुम्हारा चार्ज है।
पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कोई ये टंकी है, ठीक है, और नीचे एक टंकी है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ पे एक वाटर के लिए होल कर देंगे तो इसका पानी इसमें आने लगा। क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर फ्लो करेगा। वैसे ही कभी भी इलेक्ट्रिसिटी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। 1 वोल्ट का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। जब आप 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को इधर से उधर करने के लिए, तो 1 वोल्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। 1 V इज इक्वल टू 1 J/C, ठीक है। अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मतलब क्या? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, और एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे आपका जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली कि उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। इसका मतलब यही है। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होंगे। जैसे कि क्या? जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि आपका हमने वायर ही चेंज कर दिया, 120 वोल्ट की बैटरी लाए आप और मैंने वायर लगा दिया किसका? कपड़े का। तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। और क्या कहते हैं उसमें, वो कंडक्टर ही नहीं, वो एक इंसुलेटर हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस एक वो वाले दोस्त होते हैं जो कि आप पढ़ने बैठे हैं तो कहते हैं चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो वो आपके पढ़ाई में एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, एक वो क्या बाधा बन रहे हैं। वैसे रेजिस्टेंस क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में बाधा बनने वाले कोई प्राणी होते हैं, जैसे आपके कुछ दोस्त हो गए, तो वही होते हैं रेजिस्टेंस। ऐसे एग्जाम में मत लिखाना, नहीं तो फिर एग्जामिनर आपके नंबर में बाधा बन जाएगा। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। R इज इक्वल टू V/I। आप एक और डिफिनीशन होता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L/A। इसका मतलब ये होता है कि जितना लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, वायर की जितनी जो एरिया जितना बड़ा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी एरिया मेजर करते हैं, इसकी, ना कि इस पूरे की एरिया मेजर करते हैं। लेंथ ये होता है, ये पूरा, ठीक है। 1 ओम क्या होता है? 1 ओम इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोस ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट। जब हम लोग 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। 1 ओम इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऑब्वियस से बात है, मैंने अभी बताया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल जो आप रो बताया, टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। ये पहले बल्ब आते थे वो येलो कलर के, तो वो आप देखते थे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद हीट अप हो जाते थे क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था और वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे अपनी रेजिस्टेंस की वजह से। अब तो LED बल्ब आते हैं तो वो दूसरे फिनोमिना पे बेस्ड होते हैं। सेमीकंडक्टर आप 11th या 12th में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में, LED के बारे में। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी को आप कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। एक पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे मैं एक कॉपर की वायर लेके आऊँ, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, मेरे पास जो कॉपर की वायर है, आपके पास जो कॉपर की वायर है, उसका रेजिस्टिविटी सेम होगा, कंडीशन कि वो प्योर कॉपर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कॉपर लाऊं उसमें कुछ मिलावट की गई हो, आपके कॉपर एकदम प्योर हो, तो रेजिस्टिविटी में बदलाव आ जाएगा। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसको साइज लेंथ एरिया से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उसके ऐसा यूनिट होती है ओम पर मीटर। मैंने वही बतला कि एक पर्टिकुलर
लेंथ में जितनी रेजिस्टेंस होती है वही होती है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको दो ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, एक अमीटर हो गया, एक वोल्ट मीटर हो गया। अमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूलाज हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू रो L बाई ए एंड रो इज इक्वल टू R A बाई L। और बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कुछ टिप देना चाहता हूँ। मोस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस फार्मूला। ज़्यादातर रेजिस्टेंस फार्मूला और ओम्स लॉ पे आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बेस्ड होते हैं। आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल का एक सीरीज लेके आऊँ, तो मैं जल्दी मिलूँगा न्यूमेरिकल के सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।